बिच्छूराज इतना कहकर कपिल पर हमला करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उन पर एक तेज प्रहार होता है और वो दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन कपिल तो नीचे अधमरी हालत में गिरा होता है। तो आखिर ये वार किया किसने? बिच्छूराज खुद को संभालते हुए देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दूसरी ओर कपिल भी उसको देखकर खुश होता है और जमीन पर गिरे हुए ही हाथ जोड़कर बोलता है, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज ये हो ही गया, वृंदा आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन वृंदा कपिल की मदद करती है। जिसके बाद दोनों उठकर बिच्छूराज पर हमला करते हैं और बिच्छूराज का अंत होता है। जिसके बाद कपिल वृंदा से बोलता है, आखिर तुम आ ही गई। आना ही था नागराज, इस पल का तो मुझे कब से इंतजार था, जब आपकी शादी एक बार फिर नाग रानी नैनतारा से हो और हम अपने नागलोक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने एक साथ हो। नैना को कुछ भी याद नहीं है अपना अतीत, और ना ही उसको ये पता है कि इस शादी के लिए क्यों चुना मैंने उसको। सब याद आ जाएगा नागराज, आप मुझे थोड़ा समय दे नागरानी के साथ। इतना कहकर वृंदा और कपिल अपने इंसानी रूप में आके सबको बेहोशी से उठा देते हैं। जिसके बाद होश में आते ही नैना वृंदा को देखकर कपिल से कहती है, ये कौन है कपिल? ये मेरी दोस्त है वृंदा। शादी में इसको बुलाया था मैंने और हम सबको बेहोशी से भी इसी ने उठाया था। मदद करी थी इसने हमारी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा। और वैसे भी कपिल की दोस्त मतलब मेरी दोस्त, क्यों? हाँ हाँ क्यों नहीं ना, मेरा मतलब नैना। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। कपिल के घर में नैना का स्वागत धूमधाम से होता है। थोड़े ही समय बाद में दोनों के बीच में बहनों जैसा रिश्ता बन जाता है। शादी के बाद से नैना को अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है, जिसके लिए वो कपिल से पूछती है, कपिल जी, आपने कहा था कि आपसे शादी करने के बाद मुझ में कुछ शक्तियाँ आएंगी। मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव तो लगता है, पर वो शक्तियाँ क्या है मुझे आज तक कुछ समझ नहीं आया। नैना के इस सवाल के वक्त वृंदा वहाँ आ जाती है और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलती है, अब समय आ गया है नैना कि तुम जान लो इस शक्ति का राज क्या है। कैसा राज? तो सुनो, ये बात 25 साल पहले की है। नागलोक की सबसे सुंदर नागिन नैनतारा अपने सबसे प्यारी सखी वृंदा के साथ जंगल में फूल तोड़ने आती है कि तभी उसकी मुलाकात होती है नागों के राजा विराट से। विराट भी नैनतारा को देखता है और देखता रह जाता है। फिर दोनों का ध्यान वृंदा पर जाता है, जिसके बाद वो बोलती है, नागराज की जय हो। अब आप इतना डूब गए मेरी सखी नैनतारा में कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे वो मैं वैसे सच ही कहा है तुमने, ये है इतनी खूबसूरत, नजरें हटा ही नहीं पाया। नागराज के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ऐसा क्यों भला? नागराज को किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? विराट की ये बात सुनकर नैनतारा शर्मा के वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे वृंदा भी वहाँ से चली जाती है। दोनों को अपनी पहली मुलाकात के बाद से ही एक दूसरे का ख्याल सोने ही नहीं देता। जिसके बाद नागराज और नैनतारा एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कुछ समय बाद में ही एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। सारे नागलोक में दोनों के प्यार की बात फैल जाती है। जिसके बाद नागों के गुरुदेव दोनों के विवाह की घोषणा करते हैं। नैनतारा अब नाग रानी बनने वाली थी, जिसकी खुशी में एक दिन वृंदा उसके पास आकर बोलती है, नाग रानी की जय हो। मेरे लिए कोई हुक्म नाग रानी? हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। वैसे भी अब तो मेरी सखी भी मेरी खिल्ली उड़ाने से पीछे नहीं हटेगी, है ना? अरे ऐसा नहीं है नैनतारा, अब तुम नागरानी बनने जा रही हो, उसके बाद तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। क्या वृंदा, तुम भी ना? अरे तुम मेरी सखी हो, मेरी बहन जैसी सखी। तुम्हारे लिए तो हमेशा मैं तुम्हारी सखी नैनतारा ही रहूंगी, ना कि कोई नागरानी। और मेरे होते हुए तुम कभी अकेली नहीं हो सकती। नागलोक में बड़ी धूमधाम से नागराज और नागरानी की शादी करवाई जाती है। सभी लोग बहुत खुश थे। विवाह के बाद नागराज और नागरानी शिव के मंदिर जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद शिव स्वयं प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं, जीते रहो मेरे बच्चों। हे शिव, हमारे आराध्य, आज हम विवाह के बंधन में बंध गए हैं।
हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, पर तुम दोनों के विवाह के साथ अब एक जिम्मेदारी भी जुड़ चुकी है, जो नागवंश के राजा और रानी की होती है। नागमणि की रक्षा अब तुम दोनों को करनी है। नागमणि सर्वशक्तिशाली है, किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ ये ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी अब तुम दोनों को निभानी है। हे भोलेनाथ, हम इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाएंगे। आखिरकार ये नागवंश के लिए गर्व की बात है कि शिव की धरोहर नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी हमें मिली है। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। इतना कहकर शिव मूर्ति में समा जाते हैं, जिसके बाद नागराज और नागरानी भी नागलोक वापस आ जाते हैं, जहाँ जाके उनको पता लगता है कि नागलोक पर हमला हुआ है, वो भी नागों के सबसे बड़े दुश्मन विकराल द्वारा। ये सुनकर नैनतारा नागराज से पूछती है, ये विकराल कौन है नागराज? सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में तो सुना ही होगा नागरानी। विकराल एक इच्छाधारी नेवला है जो सदियों से नागमणि की तलाश में है, और अब हमारी शादी के बाद वो जानता है कि नागमणि की सुरक्षा दुगनी हो चुकी है, इसलिए उसने हमारे पीछे से ये हमला किया नागलोक पर, ताकि हमें डरा सके। अगर ऐसा है तो ये नागिन उसका सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश! पर नागमणि पर एक भी आंच नहीं आने देगी। और वहीं दूसरी तरफ विकराल पाताल लोक में अपनी हार पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये शिव, इसने ये नागमणि उन सांपों के हवाले करके सही नहीं किया। अब अगर पूरे नाग लोक को भी खत्म करना पड़े तो ये विकराल पीछे नहीं हटेगा। और वो नागरानी नागराज से शादी होने के बाद उसकी शक्तियां इस वक्त सबसे ज्यादा है, और उसके रहते नागमणि हासिल करना असंभव। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसको बुलाने का समय आ गया है। विकराल अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और किसी को बुलाने का इशारा देते हुए कहता है, आओ मेरे साथी और महाशक्तिशाली चिराग, मेरे सामने प्रकट हो। चारों ओर एक अंधेरे के साथ में धुआं सा फैल जाता है। इसी के साथ बिजली भी कड़कने लगती है और तेज हवाओं के साथ धुएं को चीरता हुआ एक बड़ा सा चील आता है और साथ ही अपने इंसानी रूप में आकर कहता है, क्या हुआ विकराल, क्यों बुलाया मुझे? तुमको बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है चिराग, और वो है नागमणि। क्या नागमणि मिल गई तुम्हें? कहाँ है वो, बताओ मुझे। उन सांपों के आराध्य शिव के पास, और उसने इसकी रक्षा की जिम्मेदारी उन सांपों को दी है। तो दिक्कत क्या है? उस नागराज से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, तो लेकर क्यों नहीं आते नागमणि उनसे? नागराज दिक्कत नहीं है, खतरा है तो वो नागिन, वो नागरानी नैनतारा। उसकी शक्तियां से टकराए तो सर्वनाश कर देगी वो हमारे वंश का। उससे नागमणि सिर्फ धोखे से ली जा सकती है। क्या इतनी शक्तिशाली है वो? फिर तो देखना बनता है आखिर कौन सी बला है ये नागरानी नैनतारा। विकराल नागरानी से मणि हासिल करने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, जिसके बारे में चील चिराग को बताता है, और दोनों जोर जोर से साथ में हंसते हुए बोलते हैं, अब होगा सर्वनाश। वो शिव ही अपने रक्षकों का सर्वनाश करने पर मजबूर हो जाएगा। उन दोनों की डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लगती है। नागलोक में भी तेज की तूफान आता है और हवाएं चलने लगती है, जिसके बाद में नैनतारा ये देखकर घबराते हुए बोलती है, विराट, ये क्या हो रहा है? कुछ बुरा होने वाला है क्या? पता नहीं नागरानी, पर यह किसी बड़े खतरे से पहले की चेतावनी है। हमें और सतर्क रहना पड़ेगा नागमणि को लेकर। मैं नागमणि को कुछ नहीं होने दूंगी। वो दोनों ही परेशान हो रहे होते हैं कि तभी नागलोक की भूमि पर किसी का प्रवेश होता है, जिसके कारण वहाँ की धरती कांपने लगती है। आखिर क्या बुरा होने वाला है आगे? क्या षड्यंत्र रचा है विकराल ने? और ये कौन है जिसके आने की आहट ही इतनी भयंकर है? क्या ये नागों का दोस्त है या फिर दुश्मन?
अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ।